हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 8, ठीक है। इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे आपके, और आपने इस 50 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त किए अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में इस सेशन के लास्ट में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही इस सीबीटी 2 का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है इस चैनल पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप चाहें तो वहां से जाकर अन्य मॉक टेस्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली रेंज एंड डिसअपियर्स इनटू द रन ऑफ कच्छ? पहला ऑप्शन है आपका चंबल, दूसरा है लूनी, तीसरा है साबरमती और चौथा है बनास। ये है आपका लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी अजमेर यानी कि अजमेर में जो पुष्कर वैली है उसके पास अरावली से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में अनुसूचित जातियों यानी एससी का प्रतिशत सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन? पहला है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो ये है सर्वाधिक पंजाब राज्य का, ठीक है। सेंसस 2011 के अनुसार पंजाब में एससी यानी शेड्यूल कास्ट आबादी का प्रतिशत लगभग 32% है, जो भारत में सबसे अधिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा है? इन नाट्य शास्त्र हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर क्लासिफाइड बाय भरत मुनि? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 3। ये क्लासिफाई किया गया है कुल 4 पार्ट में, ठीक है। भारत मुनि ने वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में बांटा है। पहला तात यानी स्ट्रिंग, दूसरा है अवनद यानी परक्यूशन और तीसरा है घन यानी सॉलिड और चौथा है सुशिर यानी विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की एक प्रमुख आबादी डैश है? अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इजराइल इज डैश? पहला ऑप्शन है आपका यहूदी, दूसरा है लुर्स, तीसरा है बेजा और चौथा है टोडा। तो जो इजराइल की मेजर पॉपुलेशन है वो है यहूदियों का, ठीक है। इजराइल की लगभग 73% आबादी यहूदी है और यही वहाँ की प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? पहला ऑप्शन है आपका कांडला, दूसरा है मुरगांव, तीसरा है कोची और चौथा है नवी मुंबई। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है नवी मुंबई में, ठीक है। इसको जेएनपीटी कहा जाता है शॉर्ट में। इसको नहवा सेवा पोर्ट भी कहते हैं, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसको नहवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एक अन्य नाम है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर ऑन विच डे ऑफ चैत्र मंथ इज गुड़ी पड़वा सेलिब्रेटेड? पहला है दूसरा, दूसरा है चौथा, थर्ड ऑप्शन है पांचवा और फोर्थ ऑप्शन है पहले। ये मनाया जाता है पहले, ठीक है। गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और यह हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत में वर्ष 2000 से पहले शुरू किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया बिफोर द ईयर 2000? पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तीसरा ऑप्शन है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो ये है आपका संबंधित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। इस योजना को वर्ष 1999 में शुरू की गई थी, जबकि बाकी योजनाएं 2000 के बाद आई थी, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शंस में बाकी योजनाएं हैं वो सारी 2000 के बाद आई थी।
नेक्स्ट है गिर वन, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? गिर फॉरेस्ट फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पहला है आपका ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है आपका अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो जो गिर है ये राष्ट्रीय उद्यान आपका लोकेटेड है आपका गुजरात में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश के निर्यात और आयात के बीच का अंतर क्या कहलाता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड। पहला है व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा ऑप्शन है पूंजी व्यापार यानी कैपिटल ट्रेड, तीसरा ऑप्शन है व्यापार का आदान प्रदान यानी ट्रेड एक्सचेंज और फोर्थ ऑप्शन है सीमांत व्यापार यानी मार्जिनल ट्रेड। सबका सही जवाब है व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड को तो ये क्या होता है? एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू। ठीक है, यह किसी देश की विदेशी व्यापार स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1965 से 66 में हरित क्रांति के एक अभिन्न अंग के रूप में शुरू हुआ उच्च उपज देने वाले किस्म कार्यक्रम यानी कि HYBP में कौन सी फसलें शामिल थीं? अंडर द हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1965 से 66 एज पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विच क्रॉप्स वर इंक्लूडेड? पहला है चाय कॉफी, दूसरा ऑप्शन है गेहूं चावल, तीसरा ऑप्शन है कपास जूट और चौथा ऑप्शन है आपका मटर और चना। ये इंक्लूड किया गया था गेहूं और चावल को। ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाना था, इसी के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYB बीजों का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रंगमा मुख्य रूप से डैश का लोक नृत्य है? रंगमा इज प्राइमरली अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पहला है राजस्थान, दूसरा है बिहार, तीसरा ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो जो ये रंगमा लोक नृत्य है ये ऑप्शन के हिसाब से कहाँ नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह नृत्य असम के मिसिंग जनजाति के बीच प्रसिद्ध है और यह लोक नृत्य उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ मिसिंग समुदाय रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय नृत्य डैश में महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा स्थापित किया गया था? क्षत्रिय डांस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश बाय द ग्रेट वैष्णव संत एंड रिफॉर्मर ऑफ असम महापुरुष शंकरदेव। आपका पहला ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, दूसरा ऑप्शन है 19वीं शताब्दी में, तीसरा ऑप्शन है 15वीं शताब्दी और फोर्थ ऑप्शन है 17वीं शताब्दी। ये किया गया था 15वीं शताब्दी ईसा में। ठीक है, क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत असम में 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू हुई थी और यह कृत्य नव वैष्णव आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, शंकरदेव ने इसे सत्रों में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून कहता है कि चूंकि एक चर कारक की अधिक से अधिक इकाइयां निश्चित कारकों और प्रौद्योगिक के साथ नियोजित होती हैं, इसके सीमांत उत्पाद में अंततः गिरावट आती है? विच लॉ स्टेट दैट as more and more unit variable factors are employed with fixed factor and technology its marginal product eventually decline? पहला ऑप्शन है घटते हुए प्रतिफल का एक कारक का नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ अ फैक्टर, दूसरा ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड ऑप्शन है परिवर्तनशील अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और फोर्थ है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये है घटते हुए प्रतिफल का एक कारक का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर का। ठीक है, यह सिद्धांत अर्थशास्त्र में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहलाता है और यह कहता है कि यदि एक उत्पादन प्रक्रिया में कुछ कारक जैसे श्रम को बढ़ाते जाएं जबकि अन्य जैसे पूंजी और भूमि स्थिर हो तो किसी बिंदु के बाद उस चर कारक की प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट द्वारा उत्पादित अतिरिक्त उत्पादन घटने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन माजुली रिवर आइलैंड? पहला ऑप्शन है अली ए लिगांग और दूसरा ऑप्शन है रज परबा, तीसरा ऑप्शन है फल्गुत्सव और चौथा ऑप्शन है आपका बिहू। ठीक है, ये नहीं मनाया गया है कौन सा? राज परबा। ठीक,
मजुली असम का एक प्रसिद्ध नदी द्वीप है। मुख्यतः असमिया त्योहार जैसे बिहू, फाल्गु उत्सव आदि मनाए जाते हैं। ठीक है। रज पर्व मुख्यतः उड़ीसा का त्योहार है जो खासकर उड़ीसा के तटीय एवं अन्य जिलों में मनाया जाता है। और आप कमेंट करके बताएं कि माजुली जो आपका नदी द्वीप है ये किस नदी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थी निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश से भारत आए प्रवासी हैं? द चकमा रिफ्यूजी माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, तो दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो ये है बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी। ठीक है। चकमा जनजाति मूल रूप से बांग्लादेश म्यांमार सीमा क्षेत्र से है और बांग्लादेश से भारत के क्षेत्र विशेषकर असम और अरुणाचल प्रदेश में कई चकमा शरणार्थी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीतर हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की, विशेष रूप से डैश में। विद इन इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्पेशली इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन विच रीजन्स? पहला ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, पंजाब और उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ था वो हुआ था हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में और उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी, जहां सीमित सिंचाई सुविधाएं और उपयुक्त भू मिट्टी थी। ठीक है। जिससे गेहूं और धान की उत्पादन वृद्धि संभव हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के रूप में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। इट इज द रोल ऑफ डैश टू रिकमेंड मेजर्स टू द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फिनांस कमीशन फॉर इंक्रीजिंग द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और फोर्थ ऑप्शन है वित्त आयोग। सही जवाब है फिनांस कमीशन यानी वित्त आयोग। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रपति को राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संयुक्त निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए ताकि नगर पालिकाओं समेत स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विदिश डेटा संचारण को सपोर्ट नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन? पहला है हाफ डुप्लेक्स, दूसरा है सिंप्लेक्स, तीसरा ऑप्शन है फुल डुप्लेक्स और फोर्थ ऑप्शन है बोथ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सिंप्लेक्स। ठीक है। सिंप्लेक्स मोड में डेटा केवल एक दिशा में जाता है यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन वापस नहीं। बायो डायरेक्शनल जो होता है ये ट्रांसमिशन की सुविधा नहीं होती है। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों ही बाई डायरेक्शनल संभव बनाते हैं, जैसे कि हाफ डुप्लेक्स में एक समय में एक दिशा में और फुल डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं एक साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है 1976, दूसरा है 1977, तीसरा है 1975 और चौथा है 1978। तो ये शुरू किया गया था वर्ष 1977 में। ठीक है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी FWP भारत में पहली बार अप्रैल 1977 में एक नॉन प्लान स्कीम के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था भूख और बेरोजगारी उन्मूलन, ग्रामीण अवसंरचना बनाना और सरप्लस उपज का उपयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रारंभिक निर्वाह कृषि और संबंधित राज्य के गलत युग्म की पहचान करें। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एमंग द फॉलोइंग अर्ली शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज एंड दियर स्टेट? पहला है कुरुआ जो कि झारखंड में होता है, दूसरा है कोमन जो कि केरल में, तीसरा है पोंडू जो कि कनेक्टेड है आंध्र प्रदेश से और फोर्थ है दहिया जो कि मध्य प्रदेश से। तो इसमें जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है वो गलत है। कौन सा पेयर? कोमन केरल में। ठीक है। पोड़ू शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसका प्रयोग आंध्र प्रदेश के कुछ आदिवासी इलाकों में होता है और कुरुआ, दहया आदि अन्य जमीन उपजाऊ जंगल में प्रयोग होने वाले प्रारंभिक निर्वाह यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जुड़े शब्द हैं। ठीक है। तो आपका जो गलत जवाब होगा ये होगा कोमन केरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 पुस्तक लिखी है? हु रॉट द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936? पहला ऑप्शन है जॉन मेनार्ड कीन्स, दूसरा ऑप्शन है मिल्टन फ्राइडमैन, थर्ड ऑप्शन है एडम स्मिथ और फोर्थ ऑप्शन है विंसेंट क्राफर्ड। तो ये है आपका लेखक इसके जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स एक प्रमुख अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे जिनकी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक ने आर्थिक विचारधारा में क्रांतिकारी बदलाव लाया और कीनीसियन अर्थशास्त्र की नींव रखी। ठीक है, उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सरकार को आर्थिक मंदी के दौरान सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर और ब्याज दरों में कटौती करके समग्र मांग को उत्तेजित करना चाहिए। इससे बेरोजगारी कम करने और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है नालंदा और चौथा है राजगृह। तो ये है आपका सही जवाब राजगृह। ठीक है, राजगृह जिसे राजगीर भी कहा जाता है। अब यह प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। यह स्थान वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध ने कई उपदेश दिए और यह जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी की भी कर्मभूमि रही। बाद में सम्राट अशोक के शासनकाल में राजधानी को पाटलिपुत्रा यानी वर्तमान में जो पटना है उसमें इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रदान की गई न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता को डैश से अपनाया गया है? द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम डैश? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, दूसरा है अमेरिकी संविधान, तीसरा है कनाडा का संविधान और चौथा है वीमर संविधान। तो ये है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सके। यह व्यवस्था न्यायपालिका को संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपलाचियन पर्वत क्षेत्र किस महाद्वीप का हिस्सा है? द अपलाचियन माउंटेन रीजन इज पार्ट ऑफ विच कंटिनेंट? पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है एशिया, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो ये है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, एपलाचियन पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला कनाडा से लेकर अल्बामा यूएस तक फैली हुई है। यह क्षेत्र जैव विविधता, खनिज संसाधनों और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है? यहाँ ए, बी, सी और डी किसी भी तत्व या अणु को दर्शाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? हेयर ए, बी, सी एंड डी रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट्स और कंपाउंड। पहला ऑप्शन है ए प्लस बी प्रोडक्ट जो बन रहा है ए बी, दूसरा ऑप्शन है ए बी प्लस सी जो प्रोडक्ट बन रहा है ए सी प्लस बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी प्लस ए जो प्रोडक्ट बन रहा है बी प्लस ए और जो फोर्थ ऑप्शन है ए बी प्लस सी डी जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सही जवाब है ए प्लस बी ए बी। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक सरल पदार्थ मिलकर एक जटिल पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल यानी H2O बनाना एक संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने रॉयलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द रॉयलेट सत्याग्रह? पहला ऑप्शन है वर्ष 1919 में, दूसरा है वर्ष 1935 में, तीसरा है वर्ष 1923 में और चौथा है वर्ष 1920 में। तो ये शुरू किया था वर्ष 1919 में। ठीक है, रॉयलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉयलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। इस एक्ट के तहत सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने और उसे बिना मुकदमे के जेल में रखने का अधिकार था। गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्विपद नामकरण किसने किया? हु इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? पहला ऑप्शन है क्लाउड लुई बार्थोलेट, दूसरा ऑप्शन है दिमित्री मेंडलीव, तीसरा ऑप्शन है कैरोलस लिनियस और फोर्थ ऑप्शन है जॉन डाल्टन।
तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये दिया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया था कार्लोस लिनियस के द्वारा, ठीक है। कार्लोस लिनियस ने जीवों की वैज्ञानिक वर्गीकरण पद्धति में द्विपद नामकरण की शुरुआत की। इस पद्धति में प्रत्येक जीव का नाम दो भागों में दिया जाता था। पहला भाग जाति का नाम और दूसरा भाग प्रजाति का नाम। उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम था होमो सेपियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में उपयोग किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक ताल वाद्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कर्नाटिक म्यूजिक? आपका पहला ऑप्शन है मृदंगम, दूसरा है मोरसिंग, तीसरा है मैंडोलिन और चौथा है घातम। तो ये है आपका मैंडोलिन जो कि उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कर्नाटक संगीत में मृदंगम, मोरसिंग और घातम प्रमुख ताल वाद्य है। मैंडोलिन एक तार वाद्य यंत्र है जो कर्नाटकी संगीत में यूज किया जाता है, लेकिन यह एक ताल वाद्य नहीं है। क्या है? तार वाद्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना नरम है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मेटल इज सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ एंड हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट? आपका पहला ऑप्शन है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, गैलियम और इंडियम और फोर्थ ऑप्शन है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो जो चाकू से काटा जा सकता है वो है आपके धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अल्कली धातु हैं जो बहुत ही नरम होती हैं और आसानी से चाकू से काटी जा सकती हैं। इनका घनत्व कम होता है और गलनांक भी निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत है, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो सी चैनल नोन एज डैश। पहला ऑप्शन है आपका पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा है ओनली गल्फ ऑफ मन्नार, तीसरा है मलक्का स्ट्रेट और चौथा है ओनली पाक स्ट्रेट। आपका सही जवाब है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग है जो तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तरी किनारे के बीच स्थित है। और मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार इस जलमार्ग में के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह क्षेत्र समुद्री परिवहन, मत्स्य पालन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। मन्नार और पाक जलडमरू मध्य दोनों मिलकर भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं और यह रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? विच पर्सन प्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट इन अगस्त 1947 टू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस? आपका फर्स्ट ऑप्शन है अनंत लाल, दूसरा ऑप्शन है वसंत देसाई, तीसरा है अली अहमद हुसैन खान और चौथा है बिस्मिल्लाह खान। तो जो आपका सही जवाब है ये है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर शहनाई बजाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में अपनी कला का योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? Promoting the education and economic interest of the weaker section of society, especially the scheduled caste and scheduled tribe, falls under which of the following? पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है डीपीएसपी, तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटी और चौथा है पांचवी अनुसूची। तो ये है आपका डीपीएसपी, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है जो सरकार को समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए नीतियां बनाने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल 40वीं भारतीय धरोहर डैश में स्थित है? द 40th इंडियन हेरिटेज साइट इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन डैश। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है बिहार और चौथा है गुजरात। ये स्थित है गुजरात में, ठीक है। गुजरात राज्य में स्थित रानी की बाव को 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह एक अद्वितीय बावड़ी है और जो 11वीं शताब्दी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य डैश में हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास हु कंपोज्ड द रामचरितमानस वाज बोर्न इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ डैश। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है कर्नाटक। तो ये संबंधित है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था।
और बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में, बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जॉर्जेस कुवियर द्वारा पहचानी गई 3 विशिष्ट मानव जातियों में से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट ह्यूमन रेसेज आइडेंटिफाइड बाय जॉर्जेस कुवियर? ठीक है, पहला है आपका ककेशियन, दूसरा है निग्रोइड, तीसरा है लैपलैंड्रियोड और चौथा है मोंगोलोइड। तो ये है आपका लैपलैंड्रियोड। ठीक है, जॉर्जेस कुवियर ने 1828 में मानव जातियों को काकेशियन, निग्रोइड और मोंगोलोइड के रूप में वर्गीकृत किया था। लैपलैंड्रियोड एक काल्पनिक जाति थी जिसे बाद में वैज्ञानिक समुदाय ने अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, डैश तब होता है जब सरकार कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसका इरादा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट डिसीजन ऑन टैक्सेशन, स्पेंडिंग और बोरोइंग हैविंग नो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी और आर इंटेंडेड टू हैव नन। पहला है वित्तीय लाभ, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है राजकोषीय व्यय और चौथा है राजकोषीय तटस्थता। ठीक है, तो ये है आपका राजकोषीय तटस्थता यानी फिजिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, राजकोषीय तटस्थता का अर्थ है कि सरकार के वित्तीय निर्माणों का समग्र आर्थिक प्रभाव शून्य होता है, अर्थात कोई नया खर्च या कर वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस संख्याओं की एक स्ट्रिंग है जिसमें 4 भाग होते हैं जहां प्रत्येक भाग डैश और डैश के बीच एक संख्या है। ठीक है, An IPv4 address is a string of numbers divided into 4 parts where each part is a number between dash and dash। पहला है 0 और 255, दूसरा है 1 और 256, तीसरा है 0 और 256 और चौथा है 1 और 255। आपका सही जवाब है क्या? 0 और 255। ठीक है, ये जो IPv4 है ये कितना, ये 32 बीट का होता है। ठीक है, और टोटल इसमें 8 निगल्स पाए जाते हैं। जैसे कोई भी हम लोग आईपी एड्रेस लिखते हैं 192.162.0.1, तो जो ये एक होता है इसको बोला जाता है ऑक्टेट। ठीक है, ये 4 होते हैं टोटल, और जो ये इसका वैल्यू होता है ये 0 से लेके 255 के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया सही प्रतिनिधित्व करता है? विच सिंबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स एन एयर मास ओवर अ हॉट एंड ड्राई डेजर्ट रीजन? पहला है CP, दूसरा है CA, तीसरा है CT और चौथा है MP। तो ये दर्शाता है CT। CT का अर्थ है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, जो गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल्स अंडर विच सेस्मिक जोन? पहला है क्षेत्र 5, दूसरा है क्षेत्र 2, थर्ड है क्षेत्र 4 और फोर्थ है क्षेत्र 3। तो ये आता है जोन 5 के अंतर्गत। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र 5 के में आते हैं, जो उच्चतम भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के गुणाध्याय को 85 भाषा में लिखा गया है? आपका पहला ऑप्शन है मिक्षकटिका, दूसरा है पंचतंत्र, तीसरा है बृहत कथा और चौथा है कथा सरित सागर। तो आपका ये है सही जवाब बृहत कथा। ठीक है, बृहत कथा की रचना गुणाध्याय ने की थी, जो प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे पौसाची भाषा में लिखा गया था, जो अब लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? लोरिया नंदगढ़ पिलर इज लोकेटेड इन डैश? पहला है कुमराहारी, दूसरा है पटना, तीसरा है वाराणसी और चौथा है चंपारण। तो ये स्थित है चंपारण में। ठीक है, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया नंदगढ़ में स्थित है। यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित 7 अशोक स्तंभों में से एक है, जो 241 से 245 ईसा पूर्व के बीच निर्मित हुआ था। यह स्तंभ 10 मीटर ऊंचा और 50 टन वजन का है और इसके शीर्ष पर एक शेर की मूर्ति थी, जो अब गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध का राज्य औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था? द स्टेट ऑफ अवध वाज फॉर्मली एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन द ईयर डैश? पहला है 1897, दूसरा है 1856, तीसरा है 1801 और चौथा है 1805।
तो ये किया गया था 1856 में। अंग्रेजों ने 1856 में अवध राज्य को लैप्स सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अपने अधीन कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। इस घटना ने 1857 के भारतीय विद्रोह की नींव रखी, जिसमें अवध प्रमुख केंद्र में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखवाजा जैसे वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है? विच स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय मेन विथ तानपुरा एंड पखवाजा इंस्ट्रूमेंट? पहला है तराना, दूसरा है ठुमरी, तीसरा है ध्रुपद और चौथा है गजल। तो ये है आपका ध्रुपद, ठीक है। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली है जो मुख्य रूप से तानपुरा और पखवाजा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है। इसमें आलाप, जोर और झाला जैसे खंड होते हैं और यह शैली धीमी और गंभीर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में चिनूक पवन को स्नो ईटर के रूप में भी जाना जाता है? ऑन विच कॉन्टिनेंट इज द चिनूक विंड ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा है अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो आपका सही जवाब है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। चिनूक पवन उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतों से निकलने वाली गर्म और शुष्क हवा है जो सर्दियों में बर्फ को तेजी से पिघलाती है। इसे स्नो ईटर कहा जाता है क्योंकि यह बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ की परतों को तेजी से पिघलाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्यतः अपनी वर्षा का अधिकतम अनुपात पूर्वोत्तर मानसून वर्षा से प्राप्त करता है? विच स्टेट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून? पहला है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है पंजाब। तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की अधिकांश वर्षा पूर्वोत्तर मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है जो अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहता है। यह राज्य के लिए मुख्य वर्षा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? पहला है सेब की मात्रा के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एप्पल प्रोडक्शन। दूसरा है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उचित एवं उचित उपयोग, प्रॉपर एंड जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्यों से गुणवत्तापूर्ण दूध का संग्रह, कलेक्शन ऑफ क्वालिटी मिल्क फ्रॉम मेंबर्स इन रूरल एरियाज। तीसरा है पोल्ट्री उत्पादों की स्थिर और सुनिश्चित आपूर्ति, स्टेबल एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन संबंधित था कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उचित एवं उचित उपयोग से, ठीक है। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में शुरू हुई थी जिसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के बेहतर उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यह विशेष रूप से गेहूं और चावल की फसलों में देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैक्स मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है इसमें कौशल, रचनात्मकता और चपलता का अनूठ प्रदर्शन शामिल है। इसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। डैश इज ए ट्रेडिशनल मार्शियल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर फीचरिंग स्किल, क्रिएटिविटी एंड एगिलिटी विथ मॉक कॉम्बैट बाय परफॉर्मर्स। पहला है सिंघी छम्म, दूसरा है चक्यार कुथू, तीसरा है रंगमा और चौथा है थांगटा। तो ये है आपका सही जवाब थांगटा, ठीक है। थांगटा मणिपुर का पारंपरिक मार्शल आर्ट और नृत्य रूप है जिसमें कलाकार तलवार और ढाल का उपयोग करके नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। यह कला रूप मणिपुरी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट? पहला है राज्यपाल, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। तो ये होता है आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। वे राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का नियम कौन सा रूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वेथनांक बहुत अधिक होता है? विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस विद वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? पहला है फुलेरिन, दूसरा है हीरा यानी डायमंड, तीसरा है ड्राई आइस और चौथा है ग्रेफाइट। तो ये है आपका हीरा यानी डायमंड, ठीक है। हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक उच्च होते हैं और यह औद्योगिक कटाई और पॉलिशिंग में उपयोग होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृत्य नहीं है? विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट रेफरेंस वर्क ऑफ मुगल इंडियन हिस्ट्री। पहला है शाहनामा, दूसरा है शाहजहांनामा, तीसरा है अकबरनामा और चौथा है आलमगीरनामा। तो ये है आपका शाहनामा, ठीक है। शाहनामा फारसी कवि फिरदौसी द्वारा लिखा एक महाकाव्य है जो फारसी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुगल भारत के इतिहास से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य 3 ग्रंथ मुगल सम्राटों के दरबार इतिहास पर आधारित हैं, ठीक है। तो ये था आज के सेट का 50 क्वेश्चंस। आपने इसमें कितने नंबर प्राप्त किए, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।